नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। मैं हूं ललित पुनेरा। एक और बात के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, अच्छी बात है। दोस्तों, सबसे पहले आज का विचार, जब हमसे कोई अपनी विपत्ति में, परेशानी में या समस्या के समय सलाह मांगता है या मांगे, तो सलाह तो दीजिए, लेकिन साथ में हमें उसकी सहायता भी करनी चाहिए। हो सकता है हमारी सलाह गलत हो, परंतु सहायता कभी गलत नहीं होती। इसलिए कोई भी परेशानी में हो, विपत्ति में हो, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। ये तो था आज का विचार। आज हम बात करेंगे दोस्तों 1947 भारत के विभाजन के बाद कौन है परिवारवादी राजनीति, जाति की राजनीति करने वाले दलों की जन्मदाता। ये क्षेत्रीय दल बहुत सारे बाद में हुए। सर्वप्रथम जिस समय 1947 में भारत का विभाजन हुआ, उसे विभाजन ही कहेंगे, आज़ादी तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि आज़ादी पाकिस्तान को मिली, वो भारत से अलग हुआ। धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ। पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान धर्म के आधार पर अलग हुए और एक इस्लामिक कंट्री बने। भारत फिर भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया और भारत हिंदुत्व बहुल होते हुए भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया। इसे हमारा दुर्भाग्य कहें या समय की विडंबना। जैसा कि आप सभी लोग भी जानते होंगे, जिस समय हमारा बंटवारा हुआ, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और उस समय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष था, उसका भारतीय अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री बनना तय था। तो इसलिए गांधी जी ने अबुल कलाम आज़ाद को कह दिया कि तुम कांग्रेस अध्यक्ष पद की चुनाव प्रक्रिया से दूर रहना, अलग रहना, क्योंकि उनका समर्थन पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए था और उनकी पसंद भी थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ही बने पहले प्रधानमंत्री। तो उस समय 15 समितियां हुआ करती थी। जब अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन हुआ, तो 15 में से जो 12 वोट थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में गए और जो शेष 3 वोट थे वो बीजे कृपलानी और पी रमैया इनको मिले और जवाहरलाल नेहरू को कोई मत नहीं मिला। जब चुनाव के ऐसे परिणाम आए, फिर भी जब सभा हुई, सम्मेलन हुआ, तो गांधी जी ने स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम प्रस्तावित किया अध्यक्ष के लिए। तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जो बहुमत में थे, जिन्हें 15 में से 12 मत मिले थे, उनका विरोध करना स्वाभाविक था। उन्होंने विरोध किया भी। फिर महात्मा गांधी ने दबाव बनाकर उनसे अपना नाम वापस लेने की बात कही और उस समय की क्या परिस्थिति रही होगी, हो सकता है बाहरी दबाव हो, भीतर से कहीं दबाव हो,
तो अंततोगत्वा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना नाम वापस ले लिया और बैकडोर से ही सही, पिछले दरवाजे से ही सही, पंडित जवाहरलाल नेहरू किसी तरह से भारत की अंतरिम सरकार में पहले प्रधानमंत्री बने। और लोगों ने ऐसा नहीं कि विरोध नहीं किया और महात्मा गांधी से पूछा नहीं, लेकिन जो महात्मा गांधी ने वो तर्क दिए, वो 3 तर्क ये दिए। एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू नौजवान थे, युवा थे, यंग थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की उम्र 70 वर्ष के करीब थी उस समय। दूसरा ये तर्क था कि उस समय के राजनेताओं में पढ़े लिखे कहिए या पाश्चात्य सभ्यता का बोलबाला, तो गांधी जी का कहना था यह हमारे भारतवर्ष का युवा नेता है, पढ़ा लिखा भी है और पाश्चात्य सभ्यता का इस पर असर भी है, तो इसको ही प्रधानमंत्री बनाना होगा। और तीसरा जो उन्होंने तर्क दिया था कि अगर नेहरू को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया तो हो सकता है वो बगावत कर दे। जो 70 वर्ष का होगा उसके पास अनुभव भी होगा और आज एक आध अपवाद छोड़ दिए जाएं तो ज़्यादातर प्रधानमंत्री 70 वर्ष के ऊपर के ही रहे हैं भारतवर्ष में और अच्छा शासन किया है, और प्रत्यक्ष रूप से आज नरेंद्र मोदी जी हैं। ये कोई तर्क नहीं कि वो युवा हैं, तो अनुभवहीन आदमी खाली युवा है बोलने से उसको देश की बागडोर सौंप दी, ये तर्कपूर्ण तथ्य नहीं हुआ। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि अगर नेहरू को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया तो वो बगावत कर देंगे। क्या फ़र्क पड़ता है, जिसको 15 समितियों में से एक वोट नहीं मिला, तो अगर वो बगावत करता भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है। जबकि सोचना ये चाहिए था कि जिसे वार 12 वोट मिले हैं 15 में से, अगर उसने बगावत कर दी, लेकिन नहीं, पूर्वाग्रह से ग्रसित नेहरू की तरफ लगाओ, उनकी तरफ झुकाव के ये परिणाम थे कि भारत की अंतरिम सरकार के नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने। लेकिन कांग्रेस ने किया क्या? कांग्रेस ने, अगर कांग्रेस चाहती, ईमानदारी से वो सरकार चलाते और मेहनत परिश्रम से काम करते, तो आज कोई भी क्षेत्रीय दल, ये परिवारवादी दल, जातिवाद की राजनीति करने वाले दल पैदा ही नहीं होते, इनका जन्म ही नहीं होता। परिवार में भी आप देखिए ना, एक मुखिया जो पूरे परिवार का हित लेके चलता है, सबकी समानता की बात करता है, सबको साथ ले करके चलता है, सबके हक हकूक़ की बात करता है, तो वहाँ पर कोई दूसरा मुखिया पैदा ही नहीं होता। सब उसका अनुसरण करते हैं पहले मुखिया का, परिवार में, ऐसे ही समाज में। और ये तो देश की बात है। तो जो मेरे अनुभव और जो मेरे आकलन से मैंने जो मुख्य 10 बातें चुनी हैं, आपको बता रहा हूँ, उन पर प्रकाश डाल रहा हूँ। शायद यह वजह रही होंगी कि भारत में परिवारवादी राजनीति करने वाले, जातिवाद की राजनीति करने वाले और क्षेत्रीय दल की उत्पत्ति इन्हीं कारणों से हुई होगी। इनमें जो सबसे पहला कारण मुझे लगा वह है तुष्टीकरण की राजनीति। दूसरा कारण परिवारवाद की राजनीति, मतलब पूरी कांग्रेस पार्टी एक ही परिवार
में सिमट गई, परिवार से बाहर निकल ही नहीं पाई। नेहरू जी और इंदिरा जी की गलत विदेश नीतियाँ, जैसे 1962 में चीन की लड़ाई, उसमें भारत की हार, अरुणाचल, लेह लद्दाख पर हमेशा बैकफुट पर रहने की राजनीति, और इंदिरा गांधी द्वारा शिमला समझौते में भारत के हितों के अनुसार शिमला समझौता न करना। एक तो पाकिस्तान को उसका जीता हिस्सा वापस लौटा दिया, उनके बंदी 93,000 सैनिक वापस लौटा दिए, और हमारे जो वहाँ बंदी सैनिक थे, युद्ध बंदी थे, उनकी वापसी की कोई बात नहीं हुई। इससे भी देश में रार बढ़ी, तनाव बढ़ा, यहाँ की जनता ने विरोध किया। और उसके बाद तानाशाही की राजनीति हुई, जबरन नसबंदी गिरा देना, हिंदू और 1975 में आपातकाल लगा देना, इससे भी जनता में विरोध उत्पन्न हुआ और एक नए नए दल और नए नए पार्टियों का अस्तित्व में आना शुरू हो गया। पहले कांग्रेस के विरोध में एक ही पार्टी थी, जो जनसंघ, जिसकी स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने करी थी, और जो बाद में 6 अप्रैल 1980 में बीजेपी में विलय हो गई और भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। प्रधानमंत्री चाहे कांग्रेस पार्टी में कोई भी हो, लेकिन उनका रिमोट कंट्रोल गांधी परिवार के हाथ में ही रहता था, और अच्छे अच्छे राजनेताओं को, जो पार्टी के हित की बात करते थे, जो पार्टी में संगठन की बात करते थे, पार्टी को मजबूत बनाने की बात करते थे, उनको कांग्रेस पार्टी द्वारा उपेक्षित रखना, हमेशा उनकी उपेक्षा करना। कोई दूसरा गांधी परिवार के बराबर ना आ जाए। एक कहावत भी कहते थे कि इंदिरा गांधी जी जिस पौधे को लगाती थी, उसे समय समय पर उखाड़ कर देखती रहती थी, कहीं जड़ तो नहीं पकड़ रहा, ज़्यादा मजबूत तो नहीं हो रहा है। तो ये नीति भी कांग्रेस के लिए आत्मघाती हुई। तो उसके बाद हिंदुओं की घोर उपेक्षा करना, हिंदुओं के पक्ष में कोई सहानुभूतिपूर्वक या उनके हित के लिए कभी कोई निर्णय, कभी कोई कानून नहीं बनाना, और इसके विपरीत मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसे कानून कांग्रेस लेकर के आई। तो इससे भी जनता में और नेताओं में विरोध के स्वर निकले और अलग पार्टियां बनाने पर मंथन होने लगा। तो यह मेरी दृष्टि से या मेरे आकलन से यह मुख्य कारण रहे कि आज भारत में इतनी क्षेत्रीय पार्टियां, परिवारवादी पार्टियां और धर्म की राजनीति करने वाली, जाति की राजनीति करने वाली पार्टियां अस्तित्व में आई। अब बीजेपी और कांग्रेस तो आज मुख्य दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं और उनका वर्चस्व भी है देश में। कई राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं और कुछ राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं,
इसके अतिरिक्त आरजेडी, जेडीयू, जेडीएस, टीएमसी, सपा, बसपा, जेएमएम, असम गण परिषद, आरएलडी, सीपीआई, लोक जनशक्ति पार्टी, एनसीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, आम आदमी पार्टी का अभी कुछ समय पहले उदय हुआ है, शिरोमणि अकाली दल, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, शिवसेना, भारत राष्ट्रीय समिति जो के चंद्रशेखर राव की है, द्रमुक, टीडीपी, वाईएसआर, इन पार्टियों का उदय हुआ, आज अस्तित्व में भी है, अपने अपने क्षेत्र में इनका प्रभाव है, वर्चस्व है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इतनी पार्टियां, इतने हुए, इतनी पार्टियां, इतने दल आज हैं, तो इसका प्रमुख कारण है कि जो राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, सबसे पुरानी पार्टी, और कारण मैंने आपको बताई दिए हैं, ये थे। और भी हो सकते हैं, बहुत सारे कारण होंगे, लेकिन मुझे इतनी जानकारी थी, मैं इतना बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जिसकी गलत नीतियों के कारण इतनी सारी क्षेत्रीय दल और परिवारवादी पार्टियों और जातिवादी पार्टियों का उद्गम हुआ या उत्पन्न हुई और आज अस्तित्व में है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले अंक में मिलेंगे एक और बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री राम। दोस्तों वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।